साथियों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र एक शाम देश के नाम के आज के इस कार्यक्रम में ओएनजीसी अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे मेहमान हैं एक प्रसिद्ध एवं सफल भूवैज्ञानी श्री सुधींद्र मोहन जी, जिन्हें हम पहले भी सुन चुके हैं। आप भूजल, जल संसाधन और खनिज अन्वेषण में विशेषज्ञ हैं। श्री सुधींद्र जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। जी। तो रेंज हमारे लिए इसलिए अनलिमिटेड है या इसलिए इनफाइनाइट सब्जेक्ट है क्योंकि रेंज पूरे लाइफस्टाइल को, पूरे लाइफ साइकिल को, पूरी पृथ्वी को, पूरी यूनिवर्स को बहुत तरीके से टच करती है, जिस तरह से पानी हमारी लाइफ को टच करता है। और इसीलिए रेन को भी देखने का हम सबका नजरिया बिल्कुल अलग अलग होता है। I always say कि water is an element which is like blind man's elephant। मतलब जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके सामने अगर हाथी है तो वो जैसा वो परसीव करते हैं, तो वैसे ही हमारी हालत है। हमारी भी हालत वैसी है, हमारी दृष्टि भी समग्र नहीं हो सकती। हम भी टुकड़ों में देखते हैं चीजों को। मेरे लिए रेन जो है वो प्रेसिपिटेशन, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दिस टर्म कि प्रेसिपिटेशन यानी कोई चीज का गिरना। तो मेरे लिए रेन प्रेसिपिटेशन है क्योंकि मैं वैज्ञानिक हूँ। लेकिन वही रेन जो है वो किसी के लिए जीवन अमृत हो सकती है। अगर वो किसान है तो उसको प्रेसिपिटेशन नहीं समझ, ये समझ में आता है कि रेन जो है वो मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वही रेन अगर कोई आपदा में फंसा हुआ व्यक्ति है, बाढ़ में फंसा हुआ व्यक्ति है, या लैंडस्लाइड के किनारे खड़े हो आप, तब वो रेन कितनी भयावह लगती है आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं उत्तराखंड में फेस कर चुका, नासिक के वहां हुआ है। मैं उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ। मैं उत्तराखंड में फेस कर चुका हूँ इसको। एक बार हम रामनगर के आगे उत्तराखंड में जा रहे थे अपनी एक विजिट पे, और वो पहाड़ी के ऊपर 30 किलोमीटर मात्र का रास्ता था। उस 30 किलोमीटर में करीब 12 या 14 बैंड्स थे रास्ते में। और जो इंजीनियर मेरे साथ जा रहे थे उन्होंने बताया, सर ये वहां ऊपर जाना है और ये 14 सड़कें जो आपको दिख रही है एक साथ, इन सारों के ऊपर जाके हमको ऊपर जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो जब तक हम वो एक सड़क के सामने पहुंचे तब तक ऊपर की 2 सड़कें ध्वस्त हो चुकी थी। और बारिश से इतना डर मुझे कभी नहीं लगा जितना उस दिन लगा। हमारे पास वापस आने का भी साधन नहीं था और बड़ा मुश्किल समय था। खैर वो निकल गया। लेकिन रेन्स के अलग अलग स्वरूप, बारिश के अलग अलग स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं। जैसे अंग्रेजी साहित्य में रेन को बहुत अच्छा नहीं माना जाता कई बार कि if you are facing rains that means you are having some troubles। जबकि हमारे यहाँ तो बारिश को बड़ा आह्लाद का और उल्लास का समय माना जाता है कि बारिश हमारे लिए बहुत आह्लादित करने वाला एक इवेंट होता है। लेकिन रेन्स को इंग्लिश लिटरेचर में 10 महीने के बाद आ रही होती है। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में रेन्स को बहुत अलग तरीके से देखा गया। तो ये सब रेन्स को अलग अलग तरीके से देखने की तरीके हैं। जो बांध वाले इंजीनियर्स हैं उनको रेन्स बहुत अच्छी लगती है कि हाँ बांध हमारा भर जाएगा, लेकिन जब बांध पूरा भर जाता है उसके बाद रेन्स हमको अच्छी नहीं लगती। तो बहुत सारी चीजें हैं और इसको हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं। मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन इनेबल्ड है मेरे लिए, तो मैं चाहूंगा कि एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बातचीत करें और उसके बाद में फिर हम इंटरेक्शन करेंगे कुछ अपने टॉपिक्स के ऊपर। अगर वैसे समय बचेगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि समय बचे। और इसको हम वाटर साइकिल से शुरू करना चाहते थे, लेकिन मुझे फिर ध्यान आया कि हम बहुत कुछ और भी जानना चाहते हैं बारिश के बारे में। तो आइए जानते हैं वर्षा के बारे में, जैसी हमारी बातचीत हुई है अभी तक। और एक उपन्यासकार है अमेरिका के, उनका बड़ा अच्छा कोट, ये मुझे सर्वोत्तम कोट लगा रेन के ऊपर, सर्वोत्तम संदेश जो किसी ने दिया है कि रेन इज ग्रेस, रेन इज द स्काई डिसेंडिंग टू द अर्थ, व्हाट मोर डू यू वांट। आई मीन स्काई कमिंग टू मीट द अर्थ, स्काई, आकाश ही खुद मिलने चला आ रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। मैंने कहा ना, साहित्यकारों की नजर कुछ अलग होती है बारिश के बारे में। उनको लगता है कि ये बारिश ही हमारे और आकाश का संबंध है और आकाश मिलने चला आ रहा है, डिसेंडिंग टू द अर्थ, विदाउट रेन देयर वुड बी नो लाइफ। सो ट्रू ही इज, मतलब कितना सही उन्होंने कहा कि विदाउट रेन ऑफ कोर्स देयर कैन नॉट बी एनी लाइफ, सवाल ही नहीं है। तो जॉन अपडाइक है जो 1932 से 2009 तक हमारे बीच में थे और बड़े अच्छे उपन्यासकार थे अमेरिका के, काफी सारी किताबें उन्होंने लिखी।
तो उनका एक कोट मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि ये आपसे शेयर करना चाहिए कि रेन इज ग्रेस, रेन इज द स्काई, विदाउट रेन देयर वुड बी नो लाइफ। तो ये है। और इसके बाद में फिर ये, सॉरी फॉर दिस टाइपो एरर, बिकॉज ये हिंदी के फॉन्ट मेरे आज ठीक से चल नहीं रहे। मैं एक्चुअली आपका जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो मैं उसी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली किसी एक फाइल को डाउनलोड करने के चक्कर में मेरे को मेरा पावर पॉइंट डिस्टर्ब हो गया, और आई एम रनिंग दिस ऑन WPS नाउ। बट वो जो श्लोक है यजुर्वेद का, वो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। शम नो बाता पवताम शम नस्तपत सूर्य शम न कनिक्र दद्वेव पर्जन्यश्चाभिवर्षतु। ये मेरा प्रियतम श्लोक है यजुर्वेद। प्रियतम मतलब सबसे अच्छा और कंठस्थ है, क्योंकि मैं कई बार इसके बारे में बात करता हूँ। फिर से बोलता हूँ, शम नो वातः पवताम शम नस्तपत सूर्यः शम न कनिक्र दद्वेव पर्जन्यश्चापि वर्षतु पर्जन्यश्चापभिवर्षतु। संस्कृत को सही बोलना बहुत बहुत आवश्यक है। और इसका मतलब ये है, कि जब पेड़ होते हैं, जहां भी पेड़ होते हैं, वहां पर सूर्य चमकता है, वहां पर हवा चलती है, और वहां पर पर्जन्य यानी मेघ वर्षा लेकर आते हैं। तो पेड़ होना बहुत जरूरी है। ये श्लोक का मतलब है कि पेड़ होंगे तो आपके सारे कारक एक्टिवेटेड रहेंगे, सारे कारक ठीक से काम करेंगे पृथ्वी पे, और पेड़ होना बहुत जरूरी है वर्षा के लिए। तो यजुर्वेद का ये श्लोक है, और उसके साथ में अपने प्राचीन ज्ञान को नमन करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि हम कितना अच्छा सोचते थे, हम कितना अच्छा लिखते थे, कितना अच्छा डॉक्यूमेंट करते थे, अभी भी करते हैं। और उस ज्ञान को हमने पीढ़ी दर पीढ़ी संजो के रखा है कि बारिश के बारे में और बारिश के विभिन्न कारकों के साथ में आपस में जो संबंध है, उसके बारे में कितना कुछ हमने सोचा है, कितना कुछ हमने गुना है, और उसी को हमको आगे बढ़ाते रहना चाहिए, चाहे वो साइंटिफिक टेम्पर में हो, चाहे वो लिटरेरी टेम्पर में हो, लेकिन हमको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। नाउ इसीलिए ये आगे वाला जो है इंग्लिश में है, क्योंकि वो हिंदी के फॉन्ट्स ठीक नहीं थे। तो रेन्स इन इंडियन स्क्रिप्चर्स, और ये बहुत सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनका मिला जुला एक आर्टिकल है कि इन हिंदुइज्म रेन्स सिग्निफाई, व्हाट डू दे सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करते हैं? रेन्स सिग्निफाई लाइफ, रेन्स सिग्निफाई रिन्यूअल ऑफ कोर्स। मार्च अप्रैल मई की गर्मी के बाद में जून में जब अंकुरण होता है रेन की पहली ड्रॉप्स के साथ, दैट इज रिन्यूअल ऑफ लाइफ। एक्चुअली रिन्यूअल है वो, क्योंकि जो डॉर्मेंट स्टेट में है सीड, उसको आप रिन्यू कर रहे हैं, उसको लाइफ दे रहे हैं। एंड डिवोशन ऑफ कोर्स, समर्पण, लव, सॉरो ऑल्सो, कभी कभी दुख भी लाती है बारिश, और दुख के आंसू भी हमारे रेन्स छुपा लेती है। चार्ली चैपलिन का बहुत बढ़िया कोट है एक चार्ली चैपलिन का कि सिंस आई वाज वॉकिंग इन द रेन नोबडी कुड सी मी क्राई। मतलब मैं चूंकि बारिश में चल रहा था इसलिए किसी ने मेरे आंसू नहीं, क्योंकि चेहरा तो ऐसे ही भीगा हुआ। तो रेन्स ब्रिंग सॉरो आल्सो, रीबर्थ ऑफ कोर्स, रिन्यू, रीबर्थ, फिर से पुनर्जन्म लेना, कंपैशन, सहानुभूति, डिफिकल्टीज इन लाइफ, कभी कभी रेन्स डिफिकल्टीज लेके आती है। तो हिंदुइज्म में हमने उसको हर तरह से देखा हुआ है, लिटरेचर में उसको ट्रीट किया हुआ है। And the power, this is very important, ये बहुत जरूरी है। And the power of the heavens, हमारे भगवानों की, हमारे स्वर्ग या हमारे सर्वशक्तिमान शक्ति की, to mold life upon earth according to the will of God। जहाँ पे उनकी इच्छा होगी वहां पर वो लाइफ को अपने अनुसार ढालेंगे। So rain is a tool of the gods, such an important understanding of rains, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना। और जब हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हम रेन्स को इस तरह समझने लगे, रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द गॉड्स टू मोल्ड लाइफ, then we understand कि रेन की क्या इंपॉर्टेंस है, then we understand कि रेन्स को हमको किस तरह से लेना चाहिए, किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से उसका स्वागत करना चाहिए, because that's a very important tool of the gods, that's not a tool in your hand। Of course, you can modify it a bit here and there by building dams and across, but वो आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप उसको भगवान की इच्छा के अनुसार समझें और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करें। उसके बाद जो स्क्रिप्चर्स हमारे वो हैं, वो ये कहते हैं, रेन्स डिसेंड फ्रॉम स्काई टू इम्प्रेग्नेट द अर्थ एंड फैसिलिटेट रिन्यूअल ऑफ लाइफ, फर्टिलिटी, कल्टीवेशन ऑफ लैंड्स। क्या हो सकता है रेन्स के बिना? कुछ नहीं। आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, आप
फर्टिलिटी नहीं होती है लैंड में, रिन्यूअल कैसे करेंगे लाइफ का, सीड टू क्रॉप एंड क्रॉप टू सीड अगेन, how would that life cycle would continue. Abundance of cattle and food grains. हम हमेशा से कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे पास में जो हमारा अपना पशुपालन व्यवस्था है वो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत मदद करता है। हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी वर्षा हमारी मदद करती है। कैसे हम उस पर वापस जा सकते हैं आधुनिकता के साथ, आधुनिक विचारों के साथ, उसकी बहुत जरूरी है। आधुनिकता क्यों जरूरी है उस पर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन बारिश इनको भी फैसिलिटेट करती है। And the journey of streams, rivers and rivulets to join the oceans. Now, the first part of this sentence, and the journey of streams, rivers and rivulets, that is okay. वो common sense. लेकिन उसके बाद का जो है, to join the oceans, that is very important. That is very very important to understand कि ये जो नदियां, छोटी नदियां, बड़ी नदियां और धाराएं जो बह रही हैं आपकी, ये किस लिए बह रही हैं? ये बह रही है अल्टीमेटली समुद्र में जाने के लिए। ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझ हमारे ऋषि मुनियों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में थी। टू जॉइन द ओशंस, दे आर देयर फॉर यू फॉर टाइम बीइंग। आपके पास में है, वो मई में है, जून में है, जून के बाद सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर में है, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो रास्ता है वो समुद्र तक है। आपको उनको समुद्र तक जाने देना है, आपको उसमें बांध बनाना है, लेकिन इतना ही लेना है प्रकृति से जितनी की आपको आवश्यकता है, बाकी उनको समुद्र में जाने दी। तो ये जो समझ है, ये साइंटिफिक टेम्पर हमारे ओल्ड लिटरेचर में इसलिए था क्योंकि उनको मालूम था कि अगर आप समुद्र तक उसको नहीं जाने देंगे तो ये वाटर साइकिल जिसकी हम सब बात करते हैं, जिसको हम बड़ा साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, वो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमको नदियों को अलाउ करना है कि वो समुद्र तक पहुंचे, वो अपना मार्ग खुद बनाती हैं। उस रास्ते में वो विभिन्न जलचरों को, वनस्पतियों को, धरती को तृप्त करती हैं और अपने राह पे आगे बढ़ती हैं समुद्र में मिल जाने के लिए और वापस वर्षा के रूप में आपके पास आने के लिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। नाउ रेन, फिलोसॉफिकल एंगल पे देखें तो रेन इज एन एस्पेक्ट ऑफ नेचर एंड वन ऑफ इट्स मॉडिफिकेशंस व्हिच ब्रिंग चीयर एज वेल एज सैडनेस इन द मोल्टन वर्ल्ड, अगेन अकॉर्डिंग टू द फेट ऑफ द वर्ल्ड एंड द प्ले ऑफ गॉड्स। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि भगवान आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे नास्तिक हों, मैं आस्तिक हूँ, हो सकता है एथीस्ट, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो, या कुछ लोग हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जो प्रकृति की शक्ति है वो तो है। प्रकृति आपको क्या कहना चाह रही है, वो रेन्स के माध्यम से कहती है, बारिश के माध्यम से कहती है कि बारिश अगर अच्छी है, आपके घर धन धान्य से भरपूर हैं, आपके पेड़ अच्छे बड़े हो रहे हैं, आप खुश हैं, आपको साल भर पीने का पानी मिल रहा है, प्रकृति आपसे खुश है। अगर प्रकृति आपसे नाराज है तो निश्चित रूप से आपको सजा देगी, और वो सजा देगी बारिश के माध्यम से। बारिश आपके यहाँ पे नहीं होने वाली है। अगेन, रेन्स आर ए गिफ्ट फ्रॉम द हेवन sent by gods to nourish the earth so that they can receive the offerings of food from the humans in return. Of course, ये बहुत सिंपल लगता है सोचने में कि जो अन्न आप उगाते हैं उसकी उनको चाह है, और उनको अपने लिए चाह नहीं है, उनको आपकी सफिशिएंसी की चाह है। वो चाहते हैं कि आप सफिशिएंट मात्रा में अन्न उगाएं। उनको ऑफर करने के पहले आपको मिलेगा तभी तो आप उनको ऑफर करें। उनकी चाहना सिर्फ ये है कि आप सेल्फ सेटिस्फाइड रहें, आप इतना सफिशिएंसी हो आपकी ग्रेस के आपके पास कि आप लाइफ को सस्टेन कर सकें। इट्स ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जितना आप अन्न उगाएंगे उतना आप सेटिस्फाइड रहेंगे, उतना आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, और उतनी ही रेन्स, उतनी उचित मात्रा में रेन्स भगवान आपको देंगे। ये बड़ा अच्छा एक थॉट है। God sent down rains to facilitate good harvest and wealth of cattle. Again, हमने जैसा कहा कि हमारे जो पशुपालन सभ्यता है उसको सपोर्ट करने के लिए रेन्स बहुत जरूरी है। Which in turn help the humans to perform sacrifices and make offerings of food to gods. Sacrifice करना भी जरूरी है, आपको अपने हिस्से से थोड़ा सा हिस्सा अलग करके गॉड तक पहुंचाना सामान बहुत आसान नहीं है, लेकिन आप किसी भूखे को मदद करें या उसमें सक्षम हो, मेरे ख्याल से यही भावना इसके पीछे थी। मैं ये बता रहा हूँ कि इतना गहन ज्ञान, इतना गहन अध्ययन वर्षा पर हमारे शास्त्रों में है, और इतनी अच्छी चर्चा उसमें है कि हमको अगर इनको पढ़ने लगे, इनको पढ़ते रहें, तो हमको निश्चित रूप से वर्षा को देखने का हमारा नजरिया बदल जाएगा। इफ गॉड्स आर हैप्पी and well fed through sacrificial offerings, they will ensure that rains will fall in time. This is very important. Rains will fall in time.
तो टी एस्पेक्ट है जो साइंटिस्ट मानते हैं, टी इज टाइम। तो जो टाइम जो एक डोमेन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट समय, कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है हर चीज की। और वो नेक्स्ट पॉइंट में है, इट विल कंट्रीब्यूट टू गुड हार्वेस्ट, abundance, progeny and cattle, growth, basically growth है, अगर टाइम पे है तो ग्रोथ है, नहीं है तो नहीं। As a seasonal activity, timely rains indicate the order and regularity of the world. This is how beautiful it is, and that is written in the scriptures. कि अगर रेन्स टाइम पे है इसका मतलब आपका वर्ल्ड ठीक ठाक चल रहा है, रेन्स टाइम पे है तो इसका मतलब आपके वर्ल्ड में रेगुलरिटी है, नियमितता है, एंड हार्मोनी बिटवीन अर्थ एंड द हेवन। हाउ ब्यूटीफुल, हार्मोनी आपकी चाहिए, अर्थ और हेवन के बीच में हार्मोनी चाहिए। आगे हम देखेंगे, आगे हम त्रिलोक की बात करेंगे कि अर्थ और हेवन का क्या रिलेशन, और व्हाट इज हेवन एक्चुअली, हाउ रेन्स आर कनेक्टिंग अर्थ एंड हेवन, बट दैट इज द हार्मोनी। इफ रेन्स आर गुड, द हार्मोनी बिटवीन हेवन एंड अर्थ इज गुड। ऑन द अदर हैंड स्कैंटी रेन्स, मतलब अगर बारिश कम हो रही है या बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, दे डिनोट द डिस्प्लेजर ऑफ गॉड्स। ये क्यों लिखा है? ये इसीलिए लिखा है कि आप उन सिग्नल्स को समझें कि अगर बारिश आपके यहाँ कम हो रही है या बहुत ज्यादा हो रही है, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं प्रकृति के साथ, कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है वो आपको खुद को एनालाइज करना है और उनको खुश रखना है, प्रकृति को खुश रखना है, भगवान को खुश रखना। भगवान को खुश ₹1.25 के प्रसाद से नहीं करा जा सकता। प्रकृति को खुश आप तब रख सकते हैं जब आप उससे छेड़छाड़ ना करें, आप उसके अकॉर्डिंगली काम करें, आप उसकी नियमित प्रक्रियाओं में बाधा न डालें, आप अपनी इच्छाओं को प्रकृति पर ना ला दें, आप प्रकृति का अति दोहन न करें, प्रकृति के दिए हुए उपहारों को उपहार समझ के ग्रहण करें। तो ये बहुत जरूरी है कि डिस्प्लेजर ऑफ गॉड से क्या मतलब है, डिस्प्लेजर ऑफ द नेचर बेसिकली, एंड कम्युनिकेशन एंड ब्रोकन कम्युनिकेशन। जस्ट इमेजिन, हु कैन थिंक ऑफ दिस, कि अगर बारिश अच्छी नहीं हो रही इसका मतलब आपका संदेश, आपकी हरकतों का संदेश, आपकी हरकतें इतनी खराब है कि आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं नेचर के साथ, आपका कम्युनिकेशन ब्रोकन डाउन। फॉर द वैदिक इंडियंस नाउ, अब हम हेवन की बात करते हैं, who believed in a 3-tier world, 3-tier world, एक 3-tier world जिसको हम त्रिलोक बोलते हैं। उस त्रिलोक में भूलोक है, एटमॉस्फेयर है और फिर स्वर्ग है। तो जो एटमॉस्फेयर है, जो बादल हैं, जो बारिश है, वो हमारी कनेक्टिविटी है भूलोक की और हेवन की। कितना सुंदर थॉट है। And related phenomena such as gathering of clouds, lightning, thunder, winds, they were the clear physical evidence of presence of God in the higher world. हमको ये लगता था, और इसमें मेरे को प्रिमिटिव फील होने में कोई शर्म नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं इस माध्यम से भगवान को देख सकता हूँ, मैं असल में प्रकृति को देख रहा हूँ, मैं प्रकृति को जानना चाह रहा हूँ, प्रकृति को समझ रहा हूँ कि वो जो बिजली कड़क रही है, जो बादल बन रहे हैं, जो बिजली धरती पर आ रही है, जो बारिश धरती पर आ रही है, वो मैसेज है प्रकृति का कि हम कितने सही हैं या गलत हैं, हमको कहाँ प्रकृति क्या देना चाह रही है, उसको समझने की जरूरत है। और वही तो स्वर्ग है, वही तो हमारी कनेक्टिविटी है स्वर्ग से। ओके, भगवान जी हमारे यहाँ पे हिंदू संस्कृति में डिस्क्राइब किए गए, इंद्र, वरुण, सोम, अग्नि, वायु, मरुत, रुद्रा। दे इनेक्टेड अ डिवाइन ड्रामा इन द स्काई। डिवाइन ड्रामा मतलब आप ये जो एक फोटो मैंने साइड में लगाया हुआ है, ऑरोरा बोरेलिस का फोटो है, ये जो नॉर्थ पोल पे दिखाई देता है। टू एश्योर द beings upon the earth that their sacrifice and prayers were heard and appreciated। मतलब जो चमत्कार, या उसको चमत्कार ही समझे, लेकिन हम उसको एटमॉस्फेरिक फिनोमेना के साथ में इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब भगवान जी खुश हैं क्योंकि हवा चल रही है, क्योंकि बारिश हो रही है, क्योंकि क्लाउड्स आ रहे हैं और रेगुलर टाइम पे आ रहे हैं, मतलब प्रकृति हमसे खुश है। इट वाज थ्रू साउंड, लाइट एंड रेन्स दैट दे कम्युनिकेटेड विद बीइंग्स। वो हमारा कम्युनिकेशन है, बट वो प्रकृति से कम्युनिकेशन। If the earth was mother goddess and the sky was father god, the rays provided the divine seed from which life germinated and nature flourished. So simple. It's a symbiotic relationship. बारिश आएगी तो आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी और बारिश के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड है, ये हमारा बैकग्राउंड है थॉट प्रोसेस का, जो जेनेटिकली यहाँ पे स्टोर्ड है। हमारे भारतीयों में तो कम से कम स्टोर्ड है। हमने अगर वेद उपनिषद नहीं भी पढ़े हैं तो भी जेनेटिकली वो यहाँ पर आ चुका है। आपको बस उसको रीडिस्कवर करने की जरूरत है, आपको उसको फिर से पढ़ने की जरूरत है। मैं बहुत कम पढ़ पाता हूँ वेद और उपनिषद, नहीं पढ़ता हूँ। संस्कृत मेरी बहुत अच्छी नहीं है या हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको मैं जितना समझ पाया हूँ वो ये है कि प्रकृति को हमको खुश रखना है तो बारिश अच्छी होगी, प्रकृति को खुश रखना है तो बारिश सही समय पर होगी,
और बारिश अगर अच्छी नहीं हो रही है तो प्रकृति का संकेत है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं प्रकृति के साथ। नाउ वी गो टू द साइंस, द टाइप्स ऑफ रेनफॉल। कितने तरह के टाइप्स, ये हम स्कूल में रेन्स एज वी अंडरस्टैंड, जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं, इसको एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह हम देख लें। बहुत सारे लोगों ने ये स्कूल में पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा था। किसी ने, जो नई जनरेशन है वो पढ़ रही है आजकल, इसको सीबीएसई के कोर्स में है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। ये समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जब रेंज को देखते हैं हमारे यहाँ भारत में, तो वो अगर हम मध्य प्रदेश में है तो वो रेन अलग है, अगर हिमाचल प्रदेश में तो वो रेन अलग है, विंटर रेंज है तो वो अलग है, और समर मानसून जिसको हम अभी बोलते हैं, ये समर मानसून बोला जाता है इसको, ये रेंज है तो वो अलग है। तो इसको हम समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा कि कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है। कन्वेक्शनल यानी सरफेस एयर हीटेड अप, जो सरफेस पे एयर है वो गर्म होती है, ऊपर उठती है, उसके बाद फिर वो हायर एल्टीट्यूड पे जाती है, तो वहां पे -30 डिग्री, -20 डिग्री, -35 डिग्री टेम्परेचर है ऊपर, और उस टेम्परेचर में वो कूल होती है एंड फॉल्स डाउन एज रेन। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये इट इज accompanied with thunderstorms and lightning. Resultant clouds are cumulonimbus. Cumulonimbus clouds जो हैं बहुत गहरे क्लाउड्स होते हैं और बहुत घने बादल होते हैं। cumulonimbus clouds हैं जो बहुत गहरे बादल आपको दिखते हैं, बहुत काले बादल, वो कन्वेक्शनल रेनफॉल के द्योतक होते हैं। आफ्टरनून रेनफॉल इन द इक्वेटोरियल रीजन्स, नॉर्मली आफ्टरनून में होती है इक्वेटोरियल में, एंड ऑकर्स इन अर्ली समर इन द टेम्परेट रीजन। तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल है जो ज्यादातर भारत में होती है, वो कन्वेक्शनल रेनफॉल है। फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक यानी इसको हम रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं। रिलीफ यानी, रिलीफ का मतलब होता है हाइट, तो ओरोग्राफिक यानी जहाँ पहाड़ों के ऊपर बादल जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जा नहीं पाते हैं और पहाड़ के एक तरफ बरस जाते हैं। तो दे आर फाउंड ऑन द विंडवर्ड साइड्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन रेंजेस के जो विंड, जिस तरफ से हवा आ रही है उस तरफ में बारिश होती है, क्योंकि बादल उस पार नहीं जा पा रहे हैं, वहीं रुक गए हैं और ऊपर से ठंडा हो गए हैं, तो वो सैचुरेटेड एयर लेके आते हैं समुद्र से और माउंटेन को हिट करते हैं। हवा फिनोमेना वही है, ऊपर जाके कूल होती है, लेकिन एक बैरियर है, उस बैरियर की वजह से वो बरस जाते हैं। फॉल्स एज रेन इन द माउंटेन स्लोप। यहाँ पे 2 तरह के आप ये माउंटेन का देखेंगे, एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ नहीं होती है। तो जो जिस तरफ नहीं हो रही है उसको हम रेन शेडो एरिया बोलते हैं, वो रेन शेडो एरिया। विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड, तो ये विंडवर्ड साइड है जिस पर बारिश होती है। ये एक और फिगर है, लेकिन साथ में जो फोटोग्राफ्स हैं इसके साथ में वो बड़े मनमोहक हैं। और ये फोटोग्राफ वेस्टर्न घाट्स के, वेस्टर्न घाट्स वो घाट्स हैं जो कोकण से लेके और केरला तक फैले हुए हैं हमारे समुद्र तट के किनारे पे। वो बड़े खूबसूरत हो जाते हैं बारिश में वेस्टर्न घाट्स, और वो वेस्टर्न घाट्स ज्यादातर या 100% ही ओरोग्राफिक रेनफॉल रिसीव करते हैं, क्योंकि जो समुद्री हवाएं हैं वो ऊपर उठती हैं और घाट के ऊपर पूरा क्रॉस नहीं कर पाती हैं, और विंडवर्ड साइड में वो कूल डाउन हो जाते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ब्लू एरो जो है, और वहां पर वो बारिश हो जाती है। और ये बारिश जो है ये वेस्टर्न घाट्स को अद्भुत बना देती है, अद्भुत छटा यहाँ पर होती है। और जो आप में से जो भी लोग वहां गए बड़े खुशकिस्मत है, मैं कई बार वहां पे जाता रहता हूँ, और बारिश के मौसम में तो वो स्वर्ग हो जाता है वाकई में, बहुत ही सुंदर जगह है। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो उसके लिए जिम्मेदार है कि वहाँ की सुंदरता बनी रहे और वेस्टर्न घाट्स हमारे लिए उपयोगी बने रहे। ये भारत की खूबसूरती है, जो डाइवर्सिटी है। हमारे पास वेस्टर्न घाट्स भी हैं, हमारे पास प्लेन्स भी हैं जो गंगा जी के हैं या यमुना जी के प्लेन्स हैं, वो भी हैं। हमारे पास हिमालय भी है, हमारे पास समुद्र भी है। ऐसे देश बहुत कम है दुनिया में, आपको विश्वास दिला दूंगा, बहुत कम है जहाँ पे ये सब चीजें हैं, और सब चीजें मॉडरेट वैल्यूज के साथ। बहुत ज्यादा अति हमारे यहाँ पे नहीं है, बहुत ज्यादा अति न तो ठंड की है, बहुत ज्यादा अति न तो गर्मी की है। लेकिन अब हम गर्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि प्रकृति हमसे शायद नाराज होती जा रही है, और उसका असर हमको देखने को मिल रहा है। देखिए आगे आगे हम उसी पे बात करेंगे कि क्यों प्रकृति हमसे नाराज है, ऐसा मुझे क्यों लगता है कि प्रकृति हमसे। एक और जो थर्ड टाइप है दैट इज साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। जो विंटर रेन्स होती हैं नॉर्थ इंडिया में, वो फ्रंटल रेनफॉल होती है कि जब हॉट और कोल्ड एयर आपस में मिलती है, तो कोल्ड एयर जो है वो हॉट एयर को ऊपर पुश कर देती है, और जो हॉट एयर ऊपर कूल डाउन हो जाती है। अगेन कूल डाउन होना बहुत जरूरी है बारिश के लिए, और कंडेंस हो जाती है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाती है, तो रेन हो जाती है। तो ये विंटर प्रेसिपिटेशन इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, दे आर कॉल्ड फ्रंटल और डिप्रेशन रेनफॉल, जो कि हिमाचल में हमको देखने को मिलती है। तो ये हुई साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। अब हम देखते हैं रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया।
ये भी बहुत ज्यादा रिमार्केबल चीज है देखने के लिए कि हम कैसे रेनफॉल रिसीव कर रहे हैं भारत में। तो आप अगर देखेंगे तो एक इमेजिनरी लाइन आपको दिखेगी ऊपर से नीचे तक, जैसे मेरा कर्सर मूव कर रहा है नॉर्थ से लेके साउथ तक, और इस लाइन के लेफ्ट में यानी वेस्ट में, वेस्टर्न इंडिया में आप देखेंगे कि बारिश जो है वो 500 मिलीमीटर से कम है, 500 से 750 मिलीमीटर के आसपास है, या 750 से 1000 के बीच में यहाँ पर कुछ बीच वाले हिस्से में है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये कम बारिश है, एक्सेप्ट जहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है जो हमारे वेस्टर्न घाट्स। ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण यहाँ पर बारिश 1500 मिलीमीटर से ज्यादा है। लेकिन जो वेस्टर्न इंडिया है वो बाय एंड लार्ज, बड़ा हिस्सा वेस्टर्न इंडिया का ज्यादा बारिश नहीं रिसीव करता है और वहां पे बारिश की बहुतायत नहीं है। लेकिन जो हमारा ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी क्षेत्र है, खासतौर पे उत्तर पूर्व है, वो बहुत ज्यादा बारिश रिसीव करता है और 1500 मिलीमीटर से ज्यादा से लेके 1250 से 1500 मिलीमीटर तक की बारिश रिसीव करता है। ये हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐतिहासिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमने 100 साल की बारिश का रिकॉर्ड अगर देखें बारिश भारत का 1901 से, बल्कि 122 साल का रिकॉर्ड हमारे पास है, 1901 से लेके 2021 तक का 120 से 121 साल का रिकॉर्ड अगर देखें तो हमको ये पिक्चर देखने को मिलती है। और इस पिक्चर में हम देखते हैं कि बारिश जो है ईस्ट में बहुत अच्छी हो रही है, वेस्ट में कम हो रही है, वेस्टर्न घाट्स में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, हिमालयास की तराई में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। चिंता की बात है कि जम्मू कश्मीर के इलाके में बारिश कम है, और वो इसलिए कम है क्योंकि वहां पे भी हमने कुछ छेड़छाड़ हिमालय से की है, तो इसलिए ये बारिश कम होने वाला हिस्सा ऊपर नॉर्थ में भी है हमारे पास। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, अब क्या हमको देखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है मेरे लिए, क्योंकि चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स इन इंडिया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं, भारत में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? भारत में 731 जिले हैं। मैं इसको इस तरह से याद रखता हूँ कि जो एसटीडी कोड है इंदौर का 0731 तो अभी वर्तमान में आज तक 731 जिले हैं, कल हो सकता है कोई 1-2 जिले और बन जाए, लेकिन 731 जिले हैं भारत में। और इन 731 जिलों में अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत सारी जगहों पर जहां पर हम कह रहे हैं कि अभी तक बारिश कम थी 100 साल के रिकॉर्ड में, वहां पर कई जगहों पर बारिश 95% की रफ्तार से बढ़ रही है, इंक्रीजिंग एट 95%। मतलब वहां पर बारिश की मात्रा बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, एक्सेसिव रेनफॉल है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान में और तटीय कर्नाटका में, उसके अलावा ईस्टर्न घाट्स में जहां पहले बारिश कम होती थी। आप वापस देखें अगर जाके तो ये मैप है जो हमारा हिस्टोरिकल रेनफॉल, जिसमें देखेंगे आपकी बारिश कम है वेस्ट में, लेकिन अगर जो बढ़ने की रफ्तार है कि जहाँ पे बारिश बढ़ने लगी है क्लाइमेट चेंज के कारण, शायद प्रकृति नाराज है हमसे, कुछ हम गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं वो हमको देखना पड़ेगा, लेकिन शायद कुछ गलत कर रहे हैं, इसको पता लगाने के लिए हमको आधुनिकता की जरूरत है, आधुनिक एनालिसिस की जरूरत है, आधुनिक यंत्रों की जरूरत है, आधुनिक सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, आधुनिक डेटा एनालिसिस, आधुनिक डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट की जरूरत है, जिससे हम समझ सकें कि प्रकृति हमसे नाराज है। क्यों नाराज है वो तो हमको समझना पड़ेगा, लेकिन और हम क्या क्या गलत कर रहे हैं उससे मालूम पड़ेगा। लेकिन इसमें आप देखेंगे यूपी में, बिहार में और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में इट इज डिक्रीजिंग, यूपी में इट इज डिक्रीजिंग एट 95%, in some places in Uttar Pradesh it is decreasing at 90%, decreasing but not significant, that is almost normal। वो हमारे मध्य प्रदेश के कई जिलों में है, जो बीच वाले जिले हैं और ईस्टर्न मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है वहां पे बारिश बढ़ रही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ देवास, धार, शाजापुर, इंदौर, ये जो हमारे मध्य प्रदेश के, पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिले हैं, उज्जैन, यहाँ पर बारिश बढ़ने की रफ्तार में बढ़ रही है। और ये बढ़ना बहुत अच्छा माना जा सकता है या नहीं, उस पे तो हमको एनालिसिस करनी पड़ेगी, लेकिन ये अभी जो डेटा है हमारे सामने, इसमें यह है कि हमारा वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है और हमारी बारिश कम हो रही है। इसके लिए हमको जनता को, शासन को, प्रशासन को और वैज्ञानिकों को भी सतर्क रहना पड़ेगा और तैयारियां अपनी करनी पड़ेगी। ये जो बता रहे हैं कि यूपी में बारिश कम हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग एट 90% और 95%, दैट हैज बीन प्रूवन करेक्ट। इस बार वो सही सिद्ध हुआ है
इस बार अभी तक का डेटा 2022 में जुलाई तक का डेटा उठा के देख लीजिए, यूपी में बारिश 62% कम हुई है इस बार अभी तक। तो मानसून था वो हमारा बड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन इंदौर तक आके, पश्चिमी मध्य प्रदेश तक आके, उत्तरी मध्य प्रदेश की तरफ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ न जाके, और जो ट्रफ बना था उड़ीसा से लेके कच्छ तक का, उसको फॉलो करता हुआ गुजरात की तरफ चला गया। और उस प्रोसेस में कुछ दिन वो इंदौर और भोपाल के ऊपर रुका, और उस रुकने की प्रोसेस में हमारे यहाँ अतिवृष्टि हो गई। तो ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और ये चेंजेस हमारे लिए तैयारी करने के लिए सिग्नल है कि हम तैयारी रखें कि बारिश कहाँ पे कम हो रही है और कहाँ पे ज्यादा हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में बारिश कम हो रही है, ये भी एक चिंता की बात है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कम होने के बाद भी वहां पे बाढ़ क्यों आ रही है। आसाम में बाढ़ आई थी, लेकिन बारिश ओवरऑल वहां पर कम हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो टी पीरियड है, टाइम, रेगुलरिटी, ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड, जिसके हमारे प्राचीन ग्रंथ बात करते हैं, वो गड़बड़ा रहे। जो हमारे नंबर ऑफ रेनी डेज हैं वो कम हो गए हैं, बारिश भी कम हो गई है। तो किसी एक दिन डिल्यूज यानी बहुत हैवी रेनफॉल वो हो जाती है नॉर्थ ईस्ट में भी और कई अन्य जगहों पर भी, और उसकी वजह से बाढ़ के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। जबकि ओवरऑल बारिश आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में इट इज डिक्रीजिंग एट 90%। नॉर्थ ईस्ट जहाँ चेरापूंजी है, आपको मालूम होगा चेरापूंजी से जो हाईएस्ट रेनफॉल का खिताब है वो छिन गया, तो नागालैंड में एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट है वहां चला गया। तो ये बारिश वहां पे कम हो रही है। ओके, ये सब डिवीजन वाइज है, जो सब डिवीजन है हमारे, उसको हम डेटा को इकट्ठा कर देते हैं। तो सब डिवीजन वाइज हम अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में बारिश इंक्रीज हो रही है 95%, जबकि हिस्टोरिकली वहां पे कम बारिश हो रही थी, अभी इट इज इंक्रीजिंग। उसी तरह से हम देखें तो ईस्टर्न घाट्स में बारिश बढ़ रही है बहुत तेजी से, लेकिन उत्तर प्रदेश आप देखें, उत्तर प्रदेश तो बहुत तेजी से घटी है और इट इज डिक्रीजिंग एट 95%। इफ यू सी दैट बाय क्लाइमेटिक मीटियोरोलॉजिकल सब डिविजन के हिसाब से। उसी तरह साउथ में, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, तेलंगाना में तो सफिशिएंट है, लेकिन कर्नाटका में भी कम हुई है। तो ये हमारे लिए कुछ चिंताजनक बात हो सकती है। मध्य प्रदेश भी आप देखेंगे यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ में भी नॉर्मल है, वो डिक्रीजिंग बट नॉट सिग्निफिकेंट डिक्रीज। तो ये हमको समझना होगा कि ये क्यों हो रहा है, और बारिश के पैटर्न को समझते हुए, बारिश के संकेत को समझते हुए हमको ये देखना होगा कि प्रकृति हमारी से कितनी रुष्ट है या कितनी प्रसन्न है। हाउ इज रेनफॉल मेजर्ड? हम बात करते हैं पानी इतना गिरा, उतना गिरा, पानी कम गिरा, पानी ज्यादा गिरा। बहुत सिंपल होता है, रेन गेज होते हैं। रेन गेजेस जो है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप आपको ऊपर दिख रहा है, जो एक सिंपल डब्बा होता है, वो बारिश के पानी को रिसीव करता है, और आप उसमें एक 24 घंटे के इंटरवल में पानी नाप सकते हैं कि कितना पानी गिरा है। जबकि रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज जो है बहुत हाईटेक रेन गेज है, जो आपको नीचे वाले चित्र में दिख रहा है, और वो आपको डेटा इकट्ठा करता रहता है लगातार, उसको प्रोसेस करता रहता है। उसमें सोलर पैनल लगा हुआ है, वो सोलर पैनल उसकी बैटरी को चार्ज करता रहता है, और उसमें एक सिम लगी होती है, जैसे आपके मोबाइल फोन में सिम होती है, और वो डेटा सीधे क्लाउड्स में, क्लाउड्स यानी रेनफॉल वाला क्लाउड नहीं, वेबसाइट वाला जो क्लाउड है, उस क्लाउड को, सर्वर को वो डेटा भेज देता है, और वहां पर उस डेटा के एनालिसिस, दैट्स ए रियल टाइम डेटा, और हमको मालूम पड़ जाता है कि उस रिमोट लोकेशन पे, यहाँ जहाँ लगा हुआ है, ये हो सकता है कि इंदौर से 400 किलोमीटर दूर हो, लेकिन उस लोकेशन पे कितनी बारिश कल हुई है ये मेरे को मालूम पड़ सकता है। टेलीमेट्री उसको बोलते हैं। तो उसके कारण, उस टेलीमेट्री विधा के कारण, टेलीमेट्री इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो यहाँ पे टेलीमेट्री है, जो सिम से डेटा लेके और सिम के माध्यम से वो डेटा आपके सर्वर पे आता है। तो भारतीय मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो साइमंस रेन गेज बोलते हैं, इसको जो ऊपर है, इसको हम प्रेफर करते हैं, और ये डेटा इकट्ठा करता है, रेनफॉल इससे मेजर कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग टाइप और नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होते हैं। लोकेशन ऑफ रेन गेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ पे होना चाहिए। आपको ध्यान होगा ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने जब देश पे एडमिनिस्ट्रेशन उनका था, तब उन्होंने जो फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसेस हैं, या रेलवे स्टेशन हैं, या जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर रेन गेजेस रखे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने वो डेटा वहां पर इकट्ठा करते थे, और उस रेन के माध्यम से अपनी आगे की फोरकास्टिंग वो करते थे। प्रोबेबली वो गॉड हैप्पी है या नहीं है
वो तो बात शायद वो करते नहीं थे, लेकिन हाँ, उनको अपने प्रशासन को चलाने के लिए किस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ बारिश ज्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है, उसका एनालिसिस वो लगातार करते रहते थे। आजादी के बाद हमने रेन गेजेस को बहुत बड़ा कुछ समझ लिया कि हाँ, रेन गेजेस जो हैं वो बड़े काम की चीज है, वाकई में काम की चीज है, लेकिन हमने उसका दायरा, उसका नेटवर्क बढ़ाया नहीं बहुत ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे आज नेटवर्क बढ़ता गया। और जब मैं खुद ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट का नेशनल इंचार्ज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो मैंने खुद ने ये रिकमेंडेशन दी थी और लगे भी हैं रेन गेजेस अकॉर्डिंगली कि हर ब्लॉक में, वाटरशेड एरियाज में, हर वाटरशेड में एक रेन गेज होना चाहिए। और फिर जब हमने उसकी कीमत जानी तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आज तक क्यों नहीं हुआ। एक रेन गेज लगाने में हमें मात्र 25,000 रुपए खर्च, मुश्किल से। और वो भी हमने राज्य सरकारों को कहा कि आप राज्य सरकार अपने फंड्स में से ये 25,000 रुपए लें और जगह जगह पे रेन गेज स्थापित करें, ताकि हमारे पास एक डेटा बेस बने, हमको डेटा, हमारा नेटवर्क जो है वो ज्यादा समृद्ध हो और वो लोकल लोगों के लिए समृद्ध हो। आईएमडी के पास तो डेटा आता है, आईएमडी उसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसको एनालाइज भी करता है, लेकिन लोकल लोगों के पास में वो जानकारी, स्थानीय व्यक्तियों के पास वो जानकारी होना चाहिए। बाद में तो लोग इतने समृद्ध हो गए कि कुछ जगहों पर लोगों ने AWS लगाए। AWS इज ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। तो AWS भी लगे हुए हैं किसानों के पास में। पंजाब के जो किसान है बहुत समृद्ध है, या हमारे मध्य प्रदेश में भी AWS लगाए किसानों ने अपने अपने कंट्रीब्यूट करके। तो वो तो फिर जब जानकारी बढ़ी तो अवेयरनेस के साथ में AWS भी लगे। तो काफी सारा इस तरह के रिकॉर्डिंग डेटा स्टेशन हैं हमारे पास अब। और द ओपनिंग ऑफ द रेन गेज शुड बी एटलीस्ट 75 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से ऊपर होना चाहिए, ग्राउंड से टिका के ना रख दें, उसके ऊपर कोई शेडो नहीं आनी चाहिए। ये सारी लोकेशंस उसकी बहुत ध्यान पूर्वक रख के फिर रेन गेज स्थापित किया जाता है। अनइवन टोपोग्राफी, यानी पहाड़ियां या घाटियां आप नीचे घाटी में लगा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं अनइवन टोपोग्राफी में आप लगा दें ताकि बारिश उसको ठीक से ना मिले। तो इस वजह से ये रेन गेज बड़े सुलझे हुए और अच्छी जगहों पर देखकर लगाए जाते हैं। बट इज इट अ रॉकेट साइंस? क्या ये रॉकेट विज्ञान जैसा क्लिष्ट है, अंतरिक्ष विज्ञान जैसा क्लिष्ट है? क्या हम बहुत ज्यादा इसको तवज्जो देते हैं कि नहीं, रेनफॉल मेजरमेंट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी टिपिकल, वेरी वेरी डिफिकल्ट और वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल काइंड ऑफ थिंग? नो सर, इट्स नॉट एट ऑल। जो महिला आपको यहाँ पर दिख रही है वो तेलंगाना की है, उस समय आंध्र प्रदेश होता था ये। अभी ये जो इंजीनियर्स हैं, मैं इस फोटो में नहीं हूँ, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं वो मेरे साथ एक्सपोजर विजिट पे गए थे, एंड दे आर ऑल ऑफ द रैंक ऑफ चीफ इंजीनियर्स एंड ऑल, जो देखने गए थे कि रेन कैसे मेजर करते हैं गांव के लोग। तो आंध्र प्रदेश में एक प्रोजेक्ट था हमारा, और उस प्रोजेक्ट में हमने लोगों को ट्रेन किया था कि रेन गेज आप खुद ऑपरेट कर सकते हो, खुद आप रेनफॉल मेजर कर सकते हो अपने गाँव के लिए। और ये महिला जो है, जो शिक्षा उनकी थी वो उस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर वो 8वीं पास थी मात्र, और उनको बिल्कुल इस बात में शर्म नहीं रही, बताती थी कि मैं खाली 8वीं पास हूँ, लेकिन मैं रेन गेज मेजर कर सकती हूँ, मैं रेनफॉल मेजर कर सकती हूँ। जो इंजीनियर्स वहाँ सीख रहे थे, आप देखें पीछे रजिस्टर लेके और बड़े ध्यान से देख रहे हैं, उनको उन्होंने सिखाया कि रेनफॉल हम कैसे मेजर करते हैं। और ये दिस इज द पावर ऑफ पीपल हु हैव गॉट कॉमन सेंस। तो हमने वहाँ पे ट्रेन किया लोगों को, और वो रेन गेज से मेजरमेंट करना लोगों को बता रही हैं कि ये मेरी ड्यूटी है। इसी के साथ में मैं एक छोटा सा मजेदार किस्सा और बताता हूँ कि मेहसाणा जिले में, गुजरात में, एक सज्जन थे जिन्होंने रेन गेज मेजरमेंट की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। हमको बाद में मालूम पड़ा कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, और जब उनको बाद में एडल्ट लिटरेसी में भेजा गया, लेकिन उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने अति उत्साह में ले लिया कि नहीं, मैं नोट करूंगा सर मेरे गाँव की रेंज। और जब हम 6 महीने बाद गए वहाँ पे फॉलोअप के लिए, तो मालूम पड़ा बहुत अच्छा रजिस्टर में मेंटेन। और मैंने उनसे पूछा, जब लोगों ने बताया, लोग हंस रहे थे, बोले सर आपने उनको जिम्मेदारी दे दी लेकिन ये लिखना पढ़ना तो आता नहीं। मैंने कहा आपने इतना अच्छा रजिस्टर मेंटेन कैसे किया? बोले मैं सुबह 8 बजे का टाइम था मेरा, तो मैं 8 बजे वहां पहुंच जाता था। 8 बजे वहां स्कूल के बच्चे निकलते हैं, उनमें स्कूल के बच्चों को वो बीकर मेरा उठा के, बीकर यानी वो रेन गेज मेजरमेंट वाला, वो उठा के मैं देता था। बोले बेटा पढ़ इसमें क्या लिखा है। वो पढ़ता था, फिर मैं उसको बोलता था कि रजिस्टर में लिख दे, वो रजिस्टर में लिख देता था। सो दिस इज हाउ एक्चुअली आप इस तरह से अपना काम कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप सारा काम कर सकते हैं, और आप रास्ते निकाल सकते हैं, तरीके ढूंढ सकते हैं अपनी कमियों को ओवरकम करने के, कि भाई हम कमी है हम में, शायद हम नहीं पढ़ना लिखना जानते, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने गांव की रेन को मेजर करूं या बारिश को मेजर करूं। तो उन्होंने ये तरीका निकाला, और वो स्कूल जाने के समय पे वहाँ खड़े हो जाते थे, 8 बजे का जो समय, और वो बच्चों से लिखवाते थे। तो ये कॉमन मैन की टेक्नोलॉजी, कॉमन मैन की जो रुचि है टेक्नोलॉजी में भी, कुछ नया सीखने में भी,
वो उससे हमको डेटा कलेक्शन में बहुत मदद मिलती है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, उसको मेजर किया जा सकता है। जो एनालिसिस होती है रेनफॉल डेटा की वो बहुत सिंपल है। एक तो मीन एनुअल रेनफॉल है, मीन एनुअल मतलब कितनी बारिश हमारे यहाँ हर साल होती है। फॉर एग्जाम्पल इंदौर जिले की जो मीन एनुअल रेनफॉल है तो वो है 953 मिलीमीटर, 953 मिलीमीटर। देवास जिले की जो मीन एनुअल रेनफॉल है वो शायद 846 मिलीमीटर है। लेकिन अभी के दिनों में 846 मीन एनुअल रेनफॉल से बढ़ के वो जो नॉर्मल रेनफॉल जो हर साल हो रही है देवास जिले में वो बढ़ती जा रही है। उस पर मेरी नजर है कि देवास में क्यों बढ़ रही है। देवास में 1100 से 1200 मिलीमीटर तक रेनफॉल अभी हो रही है इन दिनों, इन वर्षों में, अभी के वर्षों में, लेकिन एनुअल रेनफॉल। तो ये एनुअल रेनफॉल निकाली जाती है। फिर एक रेनफॉल इंटेंसिटी निकाली जाती है। रेनफॉल इंटेंसिटी यानी कितने मिलीमीटर पर आवर पानी गिरा, एक घंटे में कितने मिलीमीटर। तो मिलीमीटर यानी कुछ नहीं है, पानी की सतह की मोटाई है। कि आपकी अगर सतह फ्लैट है और उसके ऊपर अगर 20 मिलीमीटर पानी गिरा है तो इट्स 20 मिलीमीटर पर आवर। ये क्यों निकालना जरूरी है? ये निकालना इसलिए जरूरी है कि इस पे डिपेंड करता है कि कितना पानी बह के सड़कों पे आने वाला है, कितना पानी बह के स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में जाने वाला है, कितना पानी बह के नदियों में जाने वाला है। और जब एक बड़े एरिया में आप कैलकुलेट करते हैं तो एक एक मिलीमीटर इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक मिलीमीटर। आप विश्वास नहीं करेंगे पर 1 मिलीमीटर रेनफॉल अगर 1000 हेक्टेयर की अगर आप मेजर करेंगे तो कितनी ज्यादा हो जाएगी। तो ये आप कल्पना कर सकते हैं। तो बहुत एक एक मिलीमीटर का हिसाब उसका रखा जाता है और काफी ज्यादा पानी हमारे एक्यूमुलेट होता है। उसका जो रन ऑफ है, बारिश का रन ऑफ यानी पानी बह के निकलने वाला, वो इस पर निर्भर करता है कि उस सतह जिस पे वो पानी गिर रहा है वो कैसी है। अगर मेरे पास यहाँ सामने टेबल है, उस पर कांच रखा हुआ है, कांच पे मैं पानी डालूंगा तो उसका रन ऑफ ऑलमोस्ट 100% होगा। लेकिन उसी कांच के ऊपर अगर मैं कागज रख दूंगा तो कागज उसमें से कुछ पानी को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी को वो जाने देगा। और वो सोखेगा तब तक जब तक उसकी सोखने की शक्ति बनी रहेगी। तो यही काम हमारी मिट्टी करती है, मिट्टी पानी को सोखती है और बाकी पानी को आगे जाने देती है। लेकिन जहां पर मिट्टी नहीं है पहाड़ों पर, जहां पर मिट्टी का क्षरण हो रहा है, वहां पर पानी के बहने की गति बहुत तेज हो जाती है और वो ज्यादातर पानी रन ऑफ के रूप में नदियों में चला जाता है। और उसी वजह से जब वहां पर इकट्ठा नहीं रहता तो भूजल भंडार तक भी वो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये एकत्रित नहीं है, वो बह के निकल चुका है बारिश का पानी नदी में। तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है कि रन ऑफ कितना है। एक जो पानी अंदर जाता है उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन कितना है, रन ऑफ कितना है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो आपको जान के एक और चीज जान के बड़ी खुशी होगी, हैरत होगी या अच्छा लगेगा कि हमारे पास भारत में बहुत अच्छा रेनफॉल डेटा है, जो बहुत कम देशों के पास है। बहुत अच्छा रेनफॉल डेटा है और वो इस वजह से क्योंकि हमारे रेनफॉल मेजरमेंट्स बहुत एक्यूरेट है काफी सालों से, जिसको हम ग्रिडेड रेनफॉल डेटा बोलते हैं। हमारे पास ग्रिड्स में रेनफॉल डेटा है और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरे भारत का हमारे पास में मैप किया हुआ। कई प्रोजेक्ट्स में हम लोग उसको यूज करते हैं कि किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर जगह पर इंटेंसिटी कैसे कैसे पानी की वेरी कर रही है और उस वजह से उस प्रोजेक्ट से कितना पानी निकलने वाला है बाहर, कितना पानी सड़कों पे आने वाला है, या कितना पानी आपके पास स्टोर करने की क्षमता हो सकती है, या कितना पानी आपके पास आ सकता है। तो इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन इसके बारे में डेटा हमारे पास बहुत अच्छा डेटा है और उसका हम काफी उपयोग करते हैं। ये वाटर साइकिल है जो हम क्लास 5 में पढ़ते हैं शायद आजकल, या 4th में पढ़ते हैं। आप विश्वास करेंगे ये वाटर साइकिल मैंने तब पढ़ी जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था, जब मैं MSc में। ओके, आगे चलते हैं हम जल्दी। बट विल इट रिमेन सेम फॉर एवर? वाटर साइकिल में कुछ समझने की बहुत ज्यादा जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि सबको पता है बारिश होती है, भाप बनती है, फिर बादल बनते हैं, बारिश होती है, कुछ हिस्सा जमीन में चला जाता है, उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। बाकी जो बह के निकल जाता है, जैसा हमारे वेद और उपनिषद कहते हैं, उसको जाने दीजिए समुद्र में ताकि वो वाटर साइकिल बनी रहे। ओके, will it remain same forever? Will the water cycle continue to support us? What may be the possible factors that might impact the water cycle? Then क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जिससे हमको मालूम पड़े कि हमारी वाटर साइकिल में चेंजेस आ रहे हैं। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वाटर, कितना पानी हमारे पास आ रहा है, राइट। टेम्परेचर कम या ज्यादा कितना हो रहा है, उसमें चेंजेस होंगे तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। पीरियड ऑफ ट्रांसफर, द ड्यूरेशन। और ये विश्वास करिए जब मैं टी फैक्टर लेके आया टाइम वाटर साइकिल में, तो बहुत ज्यादा लोग टी मतलब टाइम फैक्टर नहीं लाते हैं वाटर साइकिल में। लेकिन जब मैंने पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़े तो मुझे समझ में आया कि रेगुलरिटी और टाइम कितना इंपॉर्टेंट, पीरियड ऑफ ट्रांसफर, ड्यूरेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे रेट ऑफ ट्रांसफर को और वाटर साइकिल को इम्पैक्ट करेगा।
एविडेंस क्या है क्लाइमेट चेंज के, क्या एविडेंस है क्या? यस, देयर आर एविडेंसेस। मैंने आपको निसर्ग का उदाहरण पिछले प्रेजेंटेशन में भी दिया था कि निसर्ग तूफान जो है वो ओमान की खाड़ी की तरफ जाने के बजाय भारत के अंदर घुस गया था। वो इसलिए घुसा था क्योंकि भारत का जो भूभाग है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो ये क्लाइमेट चेंज है, और जब निसर्ग तूफान अंदर आ सकता है तो उसी तरह से मानसूनी हवाओं का रुख भी बदल सकता है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, और हमारी वाटर साइकिल भी चेंज होगी। Why India will be affected by climate change? Because we depend on वर्षा। वर्षा मैंने पहले भी बताया था, वर्षा मतलब वर्ष, आपका वर्ष कैसा निकला वो वर्षा पे निर्भर करता है। आप गांव में जाएंगे, अभी भी गांव में कस्बों में जाएंगे, अगर आप खेती बाड़ी की बात करेंगे, व्यापार धंधे की बात करेंगे, तो साल कैसा निकला वो इस पे डिपेंड करता है सभी का, कि आपके क्षेत्र में वर्षा कैसी हुई है, और वर्षा से ही आपका वर्ष निर्धारित होता है। और डिपेंडेंस ऑन ग्लेशियर रिवर्स, ऑफ कोर्स हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं उस मामले में। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन भी आप देखें तो ईस्ट वेस्ट एक लाइन अगर आप खींचेंगे तो लेफ्ट साइड का जो क्लाइमेट शिफ्ट है वो बहुत एविडेंट है, वो बहुत ज्यादा सूखे क्लाइमेट की तरफ जा रहा है। जो ब्राउन है वो बहुत सूखा क्लाइमेट है, और जो राइट साइड है वहाँ पे मोस्टली मॉइस्ट सब ह्यूमिड है या ड्राई सब ह्यूमिड है। तो हम लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है ह्यूमिडिटी के मामले में, और ड्राई क्लाइमेट हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा आने वाला है, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए चैलेंज है कि किस तरह से हम अपनी क्रॉप्स को मॉडिफाई करें ड्राई क्लाइमेट के लिए। और हम ये मान लें कि प्रकृति हमसे खुश नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न चेंज हो रहा है, इसलिए हमको ये मानना पड़ेगा। सिंपली अगर 0.5 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मक्का और गेहूं की पैदावार जो है 2 से 5% कम हो जाएगी। 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी फसलों की जो उत्पादकता है, उत्पादन है, वो 9 से 25% कम हो जाएगा। साउथ एशियन कंट्रीज, भारत के अलावा भी, वहां पे भी 4 से लेकर 10% तक कमी आएगी अगर हम बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं। तो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी इम्पैक्ट होंगे। एवरेज टेम्परेचर 1.5 से लेकर 5.44 डिग्री तक बढ़ सकते हैं 2100 तक, 2099 तक। मतलब ड्राई सीजन रेनफॉल जो है वो कम हो जाएगी 6 से लेकर 16%। जो हम विंटर रेंज की बात कर रहे हैं उसको हम ड्राई सीजन रेनफॉल बोलते हैं, वो कम हो जाएगी। और वेट सीजन रेनफॉल जो हम समर मानसून वाली बोलते हैं वो 10 से 31% तक बढ़ जाएगी। तो हम कह रहे हैं बारिश बढ़ रही है। अगर आप डेटा को, सिर्फ एक डेटा को देखेंगे तो लगेगा कि बारिश बढ़ रही है, लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है वो हमको नहीं पता। अभी भी उससे नुकसान होने की संभावना ज्यादा है, और इंडिया के फूड प्रोडक्शन पर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज से बहुत फर्क पड़ेगा। जो ग्लेशियल हमारी प्रेजेंट ग्लेशियर्स हैं वो पीछे जा रहे हैं। हमारे यहाँ के गंगा जी का ग्लेशियर जो है वो बहुत तेजी से रिसीड कर रहा है। आप देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर रिट्रीट कर रहा है, वो पीछे जा रहा है, क्योंकि आगे का हिस्सा उसका मेल्ट होकर गंगा जी में आता जा रहा है। और इसलिए हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। ओके, और आप देखेंगे अगर तो क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। कैनाल इरिगेशन हमारा अब जो है कम हो गया है, ग्राउंड वाटर इरिगेशन बढ़ता जा रहा है। 1950 से लेकर 2012-13 में ग्राउंड वाटर इरिगेशन हमारा सिर्फ 29% था, वो बढ़ के 63% तक पहुंच गया है। कैनाल इरिगेशन 40% था, जो घट के 23% हो गया। कैनाल इरिगेशन हमारा कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर इरिगेशन बढ़ रहा है। नीति आयोग कह रहा है कि हमारे 80% दालें, 73% दल ऑयल सीड्स और 68% कॉटन जो है वो रेनफेड एग्रीकल्चर से आता है, बिना इरिगेशन वाला। जो बारिश होती है उसी की जो नमी है उससे हम वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बारिश अगर अनियमित हुई, अगर रेगुलरिटी पे नहीं हुई, अगर भगवान हमसे नाराज है, तो इन सब के प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1.3%, 3%, 3.5%, 5%। वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, लेकिन उसको हम कंपेंसेट कर पाएंगे क्या? उतना हमारे पास पानी होगा क्या? तो ये जो चेंजिंग पैटर्न है रेनफॉल की, वो हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए सीधा सीधा खतरा है, ये हम कहना चाहते हैं। चेंजेस इन क्लाइमेट over the Indian region, particularly during the southwest monsoon, ये भी Indian Meteorological Department का statement है, would have a significant impact on agriculture production, water resource management, overall economy of the country. बारिश कितनी important है आप समझ लें कि हमारी फूड ग्रेन, फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी तक को इम्पैक्ट करने वाली है। तो बारिश अगर अनियमित है तो टेक द केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच इज फेसिंग डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स। अभी आसाम में कितनी भयंकर बाढ़ आई हुई है। ओवरऑल प्रेसिपिटेशन इन आसाम एंड मणिपुर हैव गॉन डाउन। मैं अभी वही बता रहा था आपको कि वहां पे बारिश कम हुई है, लेकिन रीजन इज फेसिंग फ्लड्स। व्हाई? बिकॉज कम दिनों में ज्यादा बारिश हो जाती है। मोर देन 500,000, 5 लाख लोग अफेक्टेड हैं आसाम में और मणिपुर में।
और नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जगहों पर और ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं बाढ़ के कारण, क्योंकि वर्षा रेगुलर नहीं है, अनियमित है। और ये हमारे प्राचीन लिटरेचर में लिखा हुआ है कि वर्षा का नियमित होना बहुत जरूरी है। अगर अनियमित है तो दैट इज गॉड्स फ्यूरी, दैट इज गॉड्स डिस्प्लेजर, और वो आप मान के चलेंगे। रेन्स व्हाट दे कैन डू। ये पहला चित्र है जो आसाम का है, जो कि एक दंपति है जो बनाना राफ्ट, केले के तने से बनाई हुई नौका में सिर्फ सड़क पार करने के लिए उनको नौका बनानी पड़ी। दे आर क्रॉसिंग द स्ट्रीट, जस्ट कोई दूसरे गांव में नहीं जा रहे हैं, वो स्ट्रीट क्रॉस करने के लिए और पानी लाने के लिए, जो पानी आप देख रहे हैं कितना गंदा पानी उनकी बाल्टी में भरा हुआ है, उस गंदे पानी को लाने के लिए उनको वो बनाना राफ्ट बनानी पड़ी। दूसरी तरफ अगर वर्षा नियमित है, वर्षा अच्छी है, तो आपका परिवार भी खुशहाल है, आपकी क्रॉप्स भी खुशहाल है और आपकी खुशहाली बढ़ती जाएगी। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ रेन्स, दैट इज व्हाट दे कैन डू। रेन्स इतना आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकती हैं, आपको दुख भी दे सकती हैं और आपकी खुशहाली को भी बढ़ा सकती है, प्रोवाइडेड नियमित रूप से होती है। एक छोटी सी कविता है, छोटी सी बड़ी है, मैंने लिखी थी 26 जून 2017 को। मैं कहीं गांव में जा रहा था और किसानों को देखा और मुझे लगा कि क्या क्या ये व्हाट दे आर अंडरगोइंग। इतने खुश, कर्नाटका के किसान, में कर्नाटका में था, इतने खुश किसान, आषाढ़ की एक शाम और पहली बारिश की खुशी, खनखनाती बूंदे और ऊपर बादलों को ताक ताक खिला हुआ किसान का चेहरा, टूटी और सिलाई लगी चप्पलों को पार कर एड़ियां धसी हुई हैं कीचड़ में, भीग रहे हैं सर पर उलझे हुए बाल और पीला पड़ चुका कुर्ता भी, पर वह कोई जतन नहीं करता बारिश से बचने की। हमारे यहाँ तो नमक के बने हुए, हम गल जाएंगे, थोड़ी सी बारिश हुई, चौराहे पर जाम लग जाता है, जल्दी घर पहुंचो। वो कोई जतन नहीं करता बारिश से बचने की, और न ही पैरों में लगा कीचड़ उसे परेशान करता है। हमको तो थोड़ा सा लग जाए छींटा, हम परेशान हो जाते हैं। याद करता हो वह झुलसा देने वाली गर्मी को, पानी जब सिर्फ उसकी नम आंखों की कोर में होता था। अब उसके चेहरे पर भीगी हुई मुस्कान है, मौसम की पहले तेज बारिश से। उससे ज्यादा खुशी शायद किसी को नहीं होगी। तो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड माय प्रेजेंटेशन हियर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आप सबको, और आगे हम और आपसे बात करते रहेंगे। जी, थैंक यू सो मच। मतलब इतना डिटेल में और इतना इंटरेस्टिंग हमने कभी नहीं सुना, और सब लोग मुझसे एग्री कर रहे होंगे। और हमको आपके लेक्चर के बाद प्रकृति को रिस्पेक्ट करना, प्रकृति के लिए सोचना, बारिश को रिस्पेक्ट करना,